नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। त्रिवेंद्र के बयानों के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। त्रिवेंद्र के बयानों से बीजेपी में असहज स्थिति पैदा हो गई है। अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं ये दोनों नेता। जेपी नड्डा ने बयानों से बचने की सलाह दी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इन बयान वीरों पर क्या लगाम लगेगी, एक बड़ा सवाल। और दिल्ली में मुलाकात हुई है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। इस मुलाकात में क्या कुछ बातें की गई है, क्या चर्चा की गई है? त्रिवेंद्र के बयानों के बीच इस मुलाकात को अब बेहद अहम माना जा रहा है। त्रिवेंद्र के बयानों से बीजेपी असहज स्थिति में आ गई है, क्योंकि जो उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर बयान दिया, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं जेपी नड्डा ने। हालांकि बयानों से बचने की उनको सलाह दी है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम रहे तीरथ सिंह रावत ने भी कमीशन खोरी को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। त्रिवेंद्र के इन बयानों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिवेंद्र के बयानों से बीजेपी असहज स्थिति में आ गई है। फिर वो तीरथ सिंह रावत का कमीशन खोरी को लेकर दिया गया बयान हो, या फिर तीरथ सिंह रावत का स्मार्ट सिटी को लेकर दिया हुआ बयान हो, इसकी वजह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े इन्होंने कर दिए हैं, असहज स्थिति में डाल दिया है। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे कनेक्ट हो गए हैं। निशांत, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, क्या कुछ रहा मुलाकात में? देखिए, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बयान आए, उसने सरकार और संगठन दोनों को असहज किया, जिसके चलते बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर नाराजगी जताई। सबसे पहले महेंद्र भट्ट को प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बुलाया और उनको बोला कि अपने नेताओं की बदजुबानी पर लगाम लगाइए। और महेंद्र भट्ट को कहा गया कि दोनों नेताओं को सख्त हिदायत दी जाए कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी ऐसी बात न रखें जो पार्टी और संगठन की छवि को खराब करता हो। ऐसे में उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा ने भी सख्त हिदायत दी है कि कोई भी बात रखनी है तो पार्टी फोरम पर रखी जाए और जो संगठन के अनुशासन है उसको बनाए रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निशांत, एक छोटा सा सवाल ये, पार्टी फोरम पर बात रखने की उन्होंने बात कही है, लेकिन उन्होंने मीडिया में आके ये बात बोली है जब उन्होंने बयान दिया। कोई नाराजगी, कोई गुटबाजी, कोई कलह, ऐसी कोई जानकारी है संक्षेप में? देखिए, नाराजगी और कलह की जहां तक बात रही तो उत्तराखंड बीजेपी में लगातार देखने को मिली है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी का फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व किसी भी नाराजगी, किसी भी कलह को सख्ताई से निपटता है, इसमें दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अनुशासन के लिए जानती है और कोई भी सदस्य अगर अनुशासनहीनता करेगा तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निशांत, तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हो उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और त्रिवेंद्र के इन बयानों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी का ये जो मामला है, दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट की भी मुलाकात हुई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उन्होंने निर्देश दिए हैं दोनों नेताओं को और साथ ही जिम्मेदारी भी दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी ना हो, दोनों से बातचीत की जाए, क्योंकि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जो बयान हाल ही के दिनों में दिया गए हैं, उसने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बयानबाजी के मामले में सुरेंद्र, दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट की भी मुलाकात हुई, इस मुलाकात से जुड़ी जरा जानकारी बताइए। देखिए, क्योंकि दुष्यंत कुमार गौतम प्रदेश प्रभारी हैं उत्तराखंड के और हर जिम्मेदारी उनको देखनी होती है। अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाना होता है और अगर कोई काम है तो उसको सभी लोगों से करवाना भी होता है। क्योंकि जिस तरह से बयान आए थे, पहले उत्तराखंड में कमीशन खोरी को लेकर पूर्व सीएम तीरथ सिंह का बयान आया
और उसके बाद स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया। इन दोनों बयानों से सरकार और संगठन दोनों बहुत असहज हुए और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और फिर उनकी मुलाकात होती है दुष्यंत कुमार गौतम से, प्रदेश अध्यक्ष भी इसका हल निकालने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। सीधे तौर पे जो सूत्र बता रहे हैं, आला कमान ने दोनों ही नेताओं को, चाहे त्रिवेंद्र हो चाहे तीरथ हो, पार्टी फोरम के भीतर अपनी बात रखने के लिए कहा है। सार्वजनिक मंच पे, मीडिया पे किसी भी तरह की अपनी बात नहीं रखने की हिदायत दी है, क्योंकि इसका नुकसान पार्टी को होता है। सरकार की छवि खराब होती है तो संगठन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। संगठन के अध्यक्ष होने के नाते महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की, पूरी बात रखी और उसके बाद दोनों ही नेताओं से इस बारे में बात भी की गई है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड भी आए, नेताओं से भी बात करें, लेकिन सीधे तौर पे दोनों नेताओं को ये कहा गया है कि पार्टी फोरम से बाहर जाके कोई बात ना रखें। ठीक है, तो सीधे तौर पर दोनों नेताओं को ये कहा गया है कि पार्टी फोरम से बाहर जाकर बयानबाजी ना करें, अगर कोई समस्या है तो वो पार्टी फोरम पर आकर बताएं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के। स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। अपनों के वार ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज। बयान वीरों की देहरादून से दिल्ली दौड़। मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाल ही में आए बयानों के बाद अब बीजेपी असहज हो गई है, जिसको लेकर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। और इसको लेकर जब प्रदेश स्तर पर कोई बात नहीं बनी तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देहरादून से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने सरकार के खिलाफ उनकी बयानबाजी को लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच भी मुलाकात हुई। फिलहाल अब देखना होगा कि बीजेपी की ये तमाम कोशिशें बयानवीर पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैसे मना पाती हैं, क्योंकि उनके स्मार्ट सिटी से लेकर कमीशन खोरी तक पर दिए बयानों के बाद सरकार की जमकर फजीयत हुई है और सरकार के खिलाफ विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रदेश सरकार ने अब कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतरण आरोपी को 10 लाख की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक के बाद उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। धामी ने दोहराया कि धर्मांतरण प्रदेश में बड़ी समस्या है, जिसके लिए ये फैसला लिया गया है। दूसरा, धर्मांतरण चूंकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया है। कानून सख्त होने से जनता को लाभ मिलेगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी तो अपराध भी कम होंगे। सख्ती होगी निश्चित रूप से और उससे बहुत फायदा होगा और धर्मांतरण नहीं होगा और उस पर रोक लगेगी। विंटर टूरिज्म को लेकर लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कहा है कि जब पहले से ही कानून मौजूद है तो फिर नए कानून का प्रोपेगेंडा क्यों? देखिए, धर्मांतरण का मामला भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक स्टंट है, सामाजिक तुष्टीकरण की राजनीति है और ध्रुवीकरण की राजनीति। एक दिखाने के लिए जब ऑलरेडी आपके पास कानून एग्जिस्ट है
और संविधान भी कहता है कि हम धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देंगे। जो धर्मांतरण करेंगे, इसको प्रोत्साहन देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो नया कानून बना के आप क्या कर लोगे भाई? उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के फैसले ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया तो यूकेजी ने इसे पहाड़ विरोधी मानसिकता बताया है। स्थानीय विधायक ने भी सरकार पर आरोप लगाए। अपनी ही सरकार पर अनदेखी करने का इन्होंने आरोप लगाया है। फैसले को लेकर राय न लेने का आरोप लगाते हुए विधायक नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया गया है, उसने अब इस पूरे मामले पर सियासत का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस ने जहां एक तरफ फैसले का स्वागत किया है, तो यूकेजी ने फैसले को पहाड़ विरोधी मानसिकता वाला फैसला बताया है। मैं तो बड़ी शॉक्ड हूं कि बड़ी जल्दी राय ले ली गई है। हाई कोर्ट को नैनीताल से जैसलमेर में शिफ्ट करिए। कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। हाई कोर्ट की शिफ्टिंग पर सियासत। नैनीताल हाई कोर्ट की शिफ्टिंग के मसले पर बहुत बड़ी खबर आई। नैनीताल हाई कोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कैबिनेट से सहमति मिल चुकी है। एक तरफ फैसले का स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल। मैं तो बड़ी शॉक्ड हूं कि बड़ी जल्दी राय ले ली गई है और उसमें कईयों को नहीं उसमें लिया गया है संज्ञान में। हम ये चाहेंगे कि हमारे कुछ बेंचें वहां रहनी चाहिए, जिससे लोगों का स्थानीय रोजगार ना जाए। कैबिनेट के फैसले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की भी अपनी आपत्ति है। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है। आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। तमाम विरोध के बाद भी सरकार के अपने तर्क हैं। सुनिए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने क्या बयान दिया। बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। जहां नैनीताल में लोगों को सुविधा होगी, वहीं पर्यटकों को भी वहां आने जाने में सुविधा होगी। ये एक अच्छा कदम है। हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने को लेकर वकीलों में भी मतभेद है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जितनी मेंबरान्स हैं, उनके अंदर कुछ में रोष है कि हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। प्रशासनिक महकमे के साथ साथ नैनीताल टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ सैलानियों की काफी भीड़ पूरे साल रहती है। ऐसे में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने से शहर में होने वाली रोजमर्रा की मुसीबत से निजात मिल जाएगी। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं हरिद्वार में 4 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और फिर कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में सीएम धामी ने कबड्डी के खेल में हाथ भी आजमाया। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के सामने ताल ठोकते इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही मैदान पर कबड्डी खेलकर खिलाड़ियों का हौसला उन्होंने बढ़ाया है, उत्साह उन्होंने बढ़ाया है। हरिद्वार के पंतदीप मैदान में चल रही प्रतियोगिता में देश भर के 29 राज्यों से करीबन 600 खिलाड़ी पहुंचे हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति लेकर आई है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी और खिलाड़ी प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा पदक जीत कर लाएंगे। कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं, उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहेंगे।
45वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप बॉयज की हो रही है। इसमें 29 राज्यों की टीमें आई हैं। 600 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे अन्य प्रदेशों से अगली नवाडी और अन्य खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यह अच्छा मुकाबला होगा कबड्डी का। 4 दिन तक ये कबड्डी इस ग्राउंड पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खेली जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी की दरियादिली नजर आई है। हादसे में घायल युवक को देख सीएम धामी रुके। काफिला रोककर सीएम धामी ने घायलों का हाल जाना। अपने काफिले के पायलट कार से दोनों घायलों को भिजवाया अस्पताल। सेमिनार से लौटते समय सीएम को सड़क पर 2 घायल दिखे थे और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम धामी को ये दोनों घायल युवक नजर आए तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। इनका हाल उन्होंने जाना, इनको अस्पताल भिजवाया इनके उपचार के लिए। सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू होगी। प्रत्येक गांव में पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। गांव में आयोजित होगी ये कैबिनेट और ग्रामीण विकास पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री चौपाल भी शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पंचायती राज विभाग की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। प्रथम ग्राम विकास योजना की उन्होंने शुरुआत की है। हर एक गांव में पर्यावरण मित्र की तैनाती की जाएगी। इसी के साथ साथ गांव में आयोजित होगी कैबिनेट और ग्रामीण विकास पर इस कैबिनेट में जो चर्चा होगी उस पर जोर रहेगा। मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया है। समीक्षा बैठक में न आने वाले सचिवों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा है। ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा कहा है। वहीं SC/ST योजनाओं के बजट पर ये समीक्षा की गई थी और इसी समीक्षा में जो सचिव नहीं पहुंचे थे उन पर कार्रवाई को लेकर मंत्री चंदन रामदास का बयान सामने आया। समीक्षा बैठक में न आने वाले सचिवों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा वित्तीय अनियमितता को लेकर भी अधिकारियों से उन्होंने जवाब मांगा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। खाली पड़ी सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई। 3 दिसंबर को खाली पड़ी सीटों पर मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है। चुनाव के लिए 21 नवंबर से नामांकन शुरू होंगे। सभी जिलों में पंचायतों के खाली पदों पर चुनाव होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 4198 पदों पर यह चुनाव होना है। ग्राम प्रधान के 34 पदों पर चुनाव होना है और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए चुनाव होना है। 21 और 22 नवंबर को नामांकन होगा। 23 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 को नाम वापस लिया जा सकता है। 25 को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 3 दिसंबर को मतदान होगा और 5 दिसंबर को होगी मतगणना। उत्तराखंड में खाली पड़ी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों पर मतदान के लिए अधिसूचना जारी की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों के लिए अधिसूचना जारी की। चुनाव के लिए 21 और 22 नवंबर को जहां नामांकन होगा तो 3 दिसंबर को मतदान और 5 दिसंबर को होगी मतगणना। हरिद्वार में 29 सीटों पर चुनाव होना है। ग्राम पंचायत सदस्यों की खाली सीटों पर उपचुनाव होगा। 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां भी तेज है। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। हरिद्वार में ग्राम पंचायत सदस्य की 318 ग्राम सीटों में से 29 सीटों पर उपचुनाव होना है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। 21 नवंबर से नामांकन शुरू होना है। नामांकन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो तैयारियां जो है वो अभी जोरों शोरों से चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, उसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। जहां हरिद्वार में 29 सीटों पर चुनाव होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की खाली सीटों पर उपचुनाव होगा। 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज है और जिला प्रशासन ने तैयारियां